हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे अपनी जगह पे। और आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ फंडामेंटल फार्मेसी यूट्यूब चैनल में। तो सबसे पहले मैं आप सबों का स्वागत करना चाहूँगा यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर में। आप सबों को बहुत ही ज़्यादा हैप्पी वाला दिवाली। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप जीपैट 2020-22 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जीपैट 2022 दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आज का जो वीडियो है ये बहुत ही स्पेशल होने वाला है। जो भी जीपैट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका स्टडी हुआ है उनके लिए भी स्पेशल है, जो जिनका स्टडी नहीं हुआ है उनके लिए भी ये जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। क्योंकि इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूँ कि आप हाउ यू कैन क्रैक योर जीपैट 2022 इन 75 डेज। इट्स माई रिक्वेस्ट, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो अंटिल एंड। ये पूरा वीडियो देख लीजिए आप अंत तक, आपको इससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके उसको सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूँ सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हाउ टू क्रैक योर जीपैट एग्जामिनेशन इन 75 डेज। आपके पास एक तो बहुत ही कम समय बचा है, आपके पास सिर्फ नवंबर दिसंबर का मंथ बचा है। मे बी इस साल एग्ज़ाम जनवरी में हो जाएगी या फिर मैक्सिमम अगर एक्सटेंड हो गई तो फरवरी में हो जाएगी। ओके, तो आपके पास हार्डली 2.5 मंथ बचा है। तो यू हैव टू प्रिपेयर वेरी वेल फॉर द जीपैट 2022। अगर आपको जीपैट 2022 क्वालिफाई करना है, जो बचा हुआ टाइम है मतलब तकरीबन 2.5 महीने, ठीक है। तो 2.5 मंथ्स में आप जीपैट कैसे क्वालिफाई कर सकते हो। हाउ यू कैन क्रैक योर जीपैट 2022। चीज़ क्या होता है कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपके एग्जाम में जीपैट के पेपर में कितने सेक्शंस होते हैं। आपके जीपैट के पेपर में होते हैं 5 सेक्शंस। सेक्शन 1 आपका होता है फार्मास्यूटिक्स वाला पार्ट, सेक्शन 2 होता है आपका केमिस्ट्री वाला पार्ट, सेक्शन 3 में आता है आपका फार्माकोलॉजी वाला पार्ट, सेक्शन 4 में आता है आपका फार्माकोग्नोसी वाला पार्ट, सेक्शन 5 में आता है आपका अदर सब्जेक्ट। तो आपके ये हो गए आपके 5 सेक्शन। हर एक सेक्शन में से कितने एमसीक्यूज आने वाले हैं आपको ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि सूटिक्स वाले पार्ट में से आपको 38 एमसीक्यूज आने वाले, केमिस्ट्री वाले पार्ट में से आपको 38 एमसीक्यूज आने वाले। उसके बाद में जो सेक्शन 3 है फार्माकोलॉजी, उसमें आपको 28 क्वेश्चन आने वाले। जो सेक्शन 4 होता है फार्माकोग्नोसी का, उसमें क्या आपको तकरीबन 11 क्वेश्चन आने वाले। और जो अदर सब्जेक्ट बचते हैं आपके, उसके 10 क्वेश्चन आने वाले। तो ये आपको आपके माइंड में क्लियर पिक्चर होना चाहिए कि कौन से सेक्शन में से आपको कितने क्वेश्चन आने वाले, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि हर एक सब्जेक्ट हर एक सेक्शन में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप 75 डेज में ये टॉपिक्स पढ़ ले तो अच्छे से, तो आप 100% जीपैट क्लियर कर सकते हो। आपका जीपैट क्वालिफाई हो सकता है, ना कि सिर्फ क्वालिफाई हो सकता है, आपका रैंक भी अच्छा सा आ जाएगा उसमें। तो सेक्शन फर्स्ट होता है, जैसे कि मैंने बोला है आपको कि सेक्शन फर्स्ट जो होता है आपका फार्मास्यूटिक्स। मतलब क्या फार्मास्यूटिक्स मतलब इट्स नॉट अ जस्ट वन वर्ड। उसमें एक ही सब्जेक्ट नहीं है, उसमें तकरीबन 4 सब्जेक्ट आते हैं। तो आपका जो फार्मास्यूटिक्स वाला पार्ट है उसमें आता है आपका इंडस्ट्रियल फार्मेसी, जो कि मेजर 1 है। फिजिकल फार्मेसी जो है, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग जो है, डिस्पेंसिंग जो है वो माइनर है। तो सूटिक्स वाले पार्ट में आपको आएंगे क्वेश्चंस इंडस्ट्रियल फार्मेसी के होंगे, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के होंगे, फिजिकल फार्मेसी के होंगे, आपका डिस्पेंसिंग फार्मेसी के होंगे, आपके बायो फार्मास्यूटिक्स जो सब्जेक्ट है उसमें के होंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी में कौन से टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट है। प्री फॉर्मुलेशन, टैबलेट, कैप्सूल, सस्पेंशन, इमल्शन, सपोजिटरी, एरोजोल, पेरेंटल प्रोडक्ट्स एंड नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें के ही कम से कम आपको 10 या 12 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाएंगे, ठीक है। तो प्री फॉर्मुलेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, प्री फॉर्मुलेशन में आपको वही सोलिबिलिटी एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टलिनिटी एंड पॉलीमॉर्फिज्म इंपॉर्टेंट है, डिसोल्यूशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो पाउडर ड्रग कैरेक्टरिस्टिक्स है, पाउडर का फ्लो है, टाइप ऑफ फ्लो, फॉर एग्जांपल एंगल ऑफ रिपोज एंड टाइप ऑफ फ्लो। उसके बाद परसेंट कंप्रेसिबिलिटी एंड टाइप ऑफ फ्लो।
उसके बाद हाउसनेस रेशियो एंड टाइप ऑफ फ्लो, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिसोल्यूशन रेट क्या होता है, नॉइज़ी विटनी इक्वेशन क्या होता है, ये सब प्री फॉर्मुलेशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अभी पूरे के पूरे प्री फॉर्मुलेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे ये वीडियो तकरीबन 45 मिनट्स में खत्म करना है। तो नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका टैबलेट। टैबलेट में क्या इंपॉर्टेंट है, टैबलेट में सब कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका टाइप्स ऑफ टैबलेट हो गया, उसके बाद आपका ग्रैनुलेशन हो गया, टैबलेट एक्सिपिएंट हो गया, पर्टिकुलरली डायरेक्टली कंप्रेसिबल एक्सिपिएंट। ये डायरेक्टली कंप्रेसिबल एक्सिपिएंट इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर हर बार क्वेश्चन आता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट है, आपका डाइल्यूएंट से सुपर डिसइंटीग्रेंट है, वो एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुपर डिसइंटीग्रेंट। उसके बाद में टैबलेट का ग्रैनुलेशन, तो वेट ग्रैनुलेशन, ड्राई ग्रैनुलेशन, वो इंपॉर्टेंट है। उसके किसमें स्लजिंग होता है, किसमें नहीं होता है, वो सब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आता है आपका टैबलेट कंप्रेशन। जो टैबलेट कंप्रेसिंग मशीन है उसकी पार्ट्स कितने हैं, हर एक पार्ट का क्या रोल है। जैसे आपका टरेट क्या होता है, काम ट्रैक क्या होता है ना, अपर पंच लोअर पंच, उसमें टैबलेट टूलिंग का भी एक पार्ट आता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है आपका टैबलेट का इवैल्यूएशन, जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होता है आपका, जैसे आपका थिकनेस, हार्डनेस, फ्राइबिलिटी, ये सब इंपॉर्टेंट है। थिकनेस, हार्डनेस, फ्राइबिलिटी, उसके बाद डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन, टाइप ऑफ टैबलेट एंड उसका डिसइंटीग्रेशन, मतलब शुगर कोटेड टैबलेट का कितना होगा, एंट्री कोटेड टैबलेट का कितना डिसइंटीग्रेशन टाइम होगा, वो सब इंपॉर्टेंट है। मतलब हर एक टाइप का टैबलेट और उसका डिसइंटीग्रेशन, उसका डिसोल्यूशन, ये सब क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रॉम टैबलेट। अभी कैप्सूल में क्या इंपॉर्टेंट, कैप्सूल में हार्ड जिलेटिन, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का प्रोसेस, उसका आइसोलिक पीएच वगैरह सब कुछ इंपॉर्टेंट है। सस्पेंशन, इमल्शन, सपोजिटरी, एरोजोल्स, पेरेंटल प्रोडक्ट, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं आपके। हर एक के टॉपिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये तो मैं इस वीडियो में नहीं बोल सकता। अगर इसके बारे में जानना है तो आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग पे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे आपका साइज रिडक्शन हो गया, साइज सेपरेशन हो गया, ड्राइंग, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, फ्लो ऑफ फ्लूइड, मटेरियल कंस्ट्रक्शन, ह्यूमिडिफिकेशन, डी-ह्यूमिडिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आप अगर साइज रिडक्शन की बात करेंगे तो इसमें से कम हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते ही आते, साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन में से 2 क्वेश्चन तो फिक्स आते ही आते, ठीक है। ड्राइंग में से एक आधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। डिस्टिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लो ऑफ फ्लूइड, उसमें वो भी इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टलाइजेशन में देखो आप जीपैट 2019, 2021, ये तीनों साल में आप साइज रिडक्शन का एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, साइज सेपरेशन का क्वेश्चन मिलेगा आपको डिस्टिलेशन का क्वेश्चन मिलेगा, आपको फ्लो ऑफ फ्लूइड का क्वेश्चन मिलेगा, आपको क्रिस्टलाइजेशन में से एक क्वेश्चन मिलेगा, मटेरियल कंस्ट्रक्शन का भी क्वेश्चन आता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी फैक्टर होते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री, उसके लिए भी क्वेश्चन आता है। मटेरियल कंस्ट्रक्शन में टाइप ऑफ ग्लास, टाइप ऑफ प्लास्टिक्स, ये सब उसका इसके बारे में भी क्वेश्चन आता है। तो ये कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन आपको फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में से आ जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है आपका फिजिकल फार्मेसी। अभी इसमें कितने टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका स्टेट ऑफ मैटर हो गया, रियोलॉजी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, माइक्रोमेटिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केमिकल काइनेटिक्स भी इंपॉर्टेंट है, फेज रूल हो गया, कोलाइड्स हो गया, सरफेस टेंशन, इंटरफेशियल फिनोमेना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इतने टॉपिक्स है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी बाकी टॉपिक्स है आपके सब्जेक्ट में, जैसे आपका प्रोटीन बाइंडिंग हो गया, कॉम्प्लेक्सेशन फिनोमेना हो गया, वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने कि ये चैप्टर है। तो इतने चैप्टर भी आपने कर लिया, पूरा के पूरा लाइन टू लाइन नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ उसमें जो लॉज है, उसमें जो डेफिनेशंस है, उसमें जो भी बुक में बोल्ड कंटेंट लिखा है वो पढ़ना है आपको। लॉज, डेफिनेशन, बोल्ड कंटेंट, और जो भी बुक में चार्ट्स दिया है, जहाँ पे भी कोई टेबल दिया है वो टेबल बाय हार्ट करना है आपको। नेक्स्ट आता है आपका डिस्पेंसिंग। डिस्पेंसिंग फार्मेसी में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, उसमें थोड़े बहुत पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है पोसोलॉजी, चाइल्ड डोज कैलकुलेशन का जो पार्ट होता है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इनकॉम्पेटेबिलिटीज इन फार्मास्यूटिकल्स, वो उसमें से कभी कभार 1-2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उसके बाद लैटिन टर्म्स, कि लैटिन टर्म्स इंपॉर्टेंट है थोड़े बहुत, तो आपको उसको भी पढ़ना पड़ेगा। ये हो गया डिस्पेंसिंग फार्मेसी में। अभी आते हैं बायो फार्मास्यूटिक्स में। बायो फार्मास्यूटिक्स में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले बायो फार्मास्यूटिक्स में आपका ADME जो आता है, एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन, ये 4 प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में जो काइनेटिक्स है, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स, वो भी इंपॉर्टेंट है। इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन, वो एक इंपॉर्टेंट है। बायो अवेलेबिलिटी स्टडीज इंपॉर्टेंट है, बायो इक्विवेलेंस स्टडीज इंपॉर्टेंट है, कंपार्टमेंटल मॉडलिंग, उसमें भी कभी एक आधा क्वेश्चन आ जाता है। तो ये टॉपिक्स है जो बायो फार्मास्यूटिक्स में से इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसके ऊपर भी थोड़ा सा फोकस किया तो आपका काम
100% बन जाएगा। ठीक है, इसमें भी आपको क्या पढ़ना है, डेफिनेशंस पढ़ना है, जो भी बोर्ड में कंटेंट दिया है वो बोर्ड में का कंटेंट पढ़ना है, जहाँ पे भी कोई लॉ दिखा आपको वो लॉ आपको बाय हार्ट करना है। उसके बाद जहाँ पे भी चार्ट्स टेबल्स दिखे वो चार्ट्स टेबल पूरा आपको याद करना है। सॉरी, सेक्शन 2 में आता है आपका केमिस्ट्री पर, यहाँ पे मैंने फार्माकोलॉजी पढ़ा। ठीक है, फार्माकोलॉजी ले ली। तो ये जो सेक्शन है फार्माकोलॉजी का, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, फार्माकोलॉजी मतलब इसमें सिर्फ फार्माकोलॉजी के क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसमें सब क्वेश्चन आएंगे। जैसे आपका फार्माकोलॉजी का भी आएगा, एनाटॉमी फिजियोलॉजी का भी आएगा, पैथोलॉजी का भी आएगा, माइक्रोबायोलॉजी का भी आएगा, बायोकेमिस्ट्री का भी आएगा। फार्माकोलॉजी में ये बहुत ही मेजर सब्जेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। फार्माकोलॉजी में से दे कैन आस्क एनीथिंग, ये कुछ भी पूछ सकते हैं, सब कुछ इंपॉर्टेंट है फार्माकोलॉजी में। उसके लिए मैंने वहाँ पे लिखा भी है कि एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट में इंपॉर्टेंट है। अभी जनरल फार्माकोलॉजी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जनरल फार्माकोलॉजी में बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका टाइप्स ऑफ रिसेप्टर हो गया, टाइप्स ऑफ रिसेप्टर, सम बेसिक इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, जैसे आपका डेफिनेशंस होता है, जैसे ऑर्फन ड्रग हो गया, ऑर्फन ड्रग का डेफिनेशन हो गया, इसेंशियल ड्रग का लिस्ट हो गया। सो ये सब इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता जाता है। आप देखो प्रीवियस ईयर के ऊपर इसमें क्वेश्चन आ चुके हैं। उसके बाद आपका टाइप्स ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन आता है, वो इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, उसके भी 4-5 पॉइंट आते हैं, उसमें के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये हुआ है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। थेरेपेटिक विंडो क्या होता है, थेरेपेटिक इंडेक्स क्या होता है, लो थेरेपेटिक इंडेक्स ड्रग कौन से होते हैं, हाई थेरेपेटिक इंडेक्स ड्रग कौन से होते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन आता है। ये सब इंपॉर्टेंट है फ्रॉम जनरल फार्माकोलॉजी। अभी पूरा फार्माकोलॉजी का हर एक टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट है वो बोलते बैठूंगा तो वीडियो कंप्लीट ही नहीं होगा। ठीक है, तो ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस इंपॉर्टेंट है, एएनएस इंपॉर्टेंट है, ड्रग एक्टिंग ऑन सीवीएस। अभी ड्रग एक्टिंग ऑन सीवीएस में मतलब ये सिंपल लिखा है मैंने, ड्रग एक्टिंग ऑन सीवीएस, लेकिन उसमें कम से कम 5 चैप्टर आते हैं। एंटी एरिथमिक ड्रग हो गया, उसके बाद आपका एंटी एंजाइनल ड्रग हो गया, उसके बाद एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हो गया, है ना। उसके बाद आपका ड्रग ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हो गया। तो उसके बाद में आपका डायबिटिक्स भी आता है। सो ड्रग एक्टिंग ऑन सीवीएस मतलब एक वर्ड नहीं है, एक लाइन नहीं है, उसमें 5 चैप्टर आते हैं। ठीक है, एनालिसिक एनएसआईडीज, ऑटोकाइड्स, हार्मोनल ड्रग, एंटीबायोटिक एंड एंटीवायरल ड्रग्स, ये सब इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें अगर आपको आपका स्टडी भी नहीं हुआ है तो आपको क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है, बस इतना इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है कि फार्माकोलॉजी का बुक जो है उसमें के डेफिनेशंस पढ़ना है आपको, बोर्ड में कंटेंट लिखा है या फिर जहाँ पे भी कोई लॉ बोला है, जहाँ पे भी कोई डेफिनेशन बोला है वो पढ़ना है। उसके बाद आपको जो भी चार्ट्स दिए हैं, टेबल्स दिए हैं बुक में, वो सब बाय हार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, चार्ट्स, टेबल्स। और कोई कोई बुक में ना एक बहुत ही अच्छी चीज़ दी वाली होती है जो बहुत सारे बच्चों को मालूम नहीं। बुक को चैप्टर का समरी दिया होता है कि डिफरेंट स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक जो होते हैं, कुछ बुक्स में क्या होता है चैप्टर के बाद उसका शॉर्ट में समरी दिया होता है, तो वो समरी पढ़ो आप, तो आपका तकरीबन 75-80% चैप्टर वहीं पे कवर हो जाता है। ठीक है, तो इतने सारी चीज़ें फार्माकोलॉजी में से इंपॉर्टेंट है। अभी देखते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी में देखो आप लास्ट 5 ईयर के पेपर देख लिए आपने, तो आपको पता चलेगा, आपको इजीली मालूम हो जाएगा कि इसमें कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। जैसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आपका ब्लड इंपॉर्टेंट है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेटरी स्केलेटल सिस्टम। आप देखो ब्लड में कि कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं फिक्स। क्लॉटिंग फैक्टर्स के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, जो आप 2019 का पेपर देख लो, उसमें एक क्वेश्चन आया था पॉलीसाइथीमिया, एनीमिया, पॉलीसाइथीमिया, टाइप्स ऑफ एनीमिया, ये सब इंपॉर्टेंट है। ब्लड में आरबीसी का कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड, ये सब कितना है। एक बार प्लाज्मा के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया था। उसके बाद सीवीएस ड्रग्स है, कार्डियोवास्कुलर ड्रग, रेस्पिरेटरी ड्रग है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। उसके बाद स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है आपको। ठीक है, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब सिस्टम्स इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी क्या पढ़ना है आपको, वही डेफिनेशन पढ़ना है आपको जहाँ भी बोर्ड में कुछ लिखा है वो पढ़ना है, जहाँ पे भी चार्ट है वो चार्ट पढ़ना है, जहाँ पे भी कोई लॉ है वो पढ़ना है, चार्ट्स, डेफिनेशंस। और जहाँ पे भी कोई डायग्राम है वो डायग्राम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो। अभी नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट आता है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में से क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको फोकस करना चाहिए। सबसे पहले के बायोमोलिकुल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, अमीनो एसिड, ये जो 4 बायोमोलिकुल्स है इसका क्लासिफिकेशन कर लो आप। जितना भी स्टीरियोकेमिस्ट्री का पॉइंट है वो भी कर लो आप, जो वो इम्पोर्टेंट है, जो भी डिफिनेशंस है वो इम्पोर्टेंट है। पर्टिकुलरली जैसे आप अमीनो एसिड है उसका क्लासिफिकेशन इम्पोर्टेंट है ना। लिपिड के बारे में क्वेश्चन पूछते जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा 9 फैटी एसिड्स कौन से है, उसके बारे में क्वेश्चन आता है। कार्बोहाइड्रेट में क्वेश्चन हर बार आता है। देखो आप ईपीमर्स, एनोमर्स, इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है।
तो एक बार क्लियर कर लो। जितना जितना इंपॉर्टेंट पार्ट है उतना ही देख लिया आपने तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसका मेटाबॉलिज्म, ये चारों का मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड अमीनो एसिड। उसके बाद में आता है आपका एंजाइम काइनेटिक्स, जो एंजाइम चैप्टर है उसका क्लासिफिकेशन करना है। आप देखो लास्ट 2020 में क्वेश्चन आया था ऑक्सीडो रिडक्टेज के बारे में, एज इट इज, मतलब एक चार्ट दिया है सत्यनारायण में, वो चार्ट भी पढ़ लिया होता आपने तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो वही बोल रहा हूँ मैं, चार्ट इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, सब उतना ही पढ़ो जितना इंपॉर्टेंट है। जैसे एंजाइम काइनेटिक्स हो गया वो इंपॉर्टेंट है। विटामिन के बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए आपको, उसका केमिस्ट्री, उसका उसका सोर्स केमिस्ट्री, उसका बायोकेमिकल रोल, उसका डेफिशिएंसी, डिसऑर्डर्स, ये इतना चीज़ें तो एटलीस्ट मालूम होना चाहिए आपको। उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी कभी इसमें भी क्वेश्चन आता है। जैसे न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स का डिफरेंस, ये मालूम होना चाहिए, डेफिनेशंस। न्यूक्लियोटाइड के बारे में एक बार क्वेश्चन पूछा था, ये हो गया बायोकेमिस्ट्री में से, आप देख ले। अभी नेक्स्ट आता है आपका माइक्रोबायोलॉजी एंड पैथोलॉजी। तो इसमें इन दो सब्जेक्ट में से पैथोलॉजी एक माइनर इंपॉर्टेंट है। पैथोलॉजी नहीं किया तो भी चलेगा आपको, पैथोलॉजी नहीं किया तो भी चलेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पैथोलॉजी इज ऑलरेडी कवर्ड इन द फार्माकोलॉजी। तो पैथोलॉजी आपने छोड़ भी दिया तो भी चलता है, देखा भी नहीं उसकी तरफ तो भी चलेगा, लेकिन माइक्रोबायोलॉजी आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। माइक्रोबायोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया हो गया, टाइप्स ऑफ वायरस, फंगा, पैरासाइट्स एंड देयर, ठीक है, ये हो गया बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, इसका टाइप्स। उसके बाद उसका लाइफ साइकिल के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे लैग फेज, लॉग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज, डिक्लाइन फेज, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेनिंग टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेनिंग टेक्निक, क्रैम्प स्टेनिंग क्या होता है आपका जील निल्सन स्टेनिंग क्या होता है, एंडोस्पोर स्टेनिंग क्या होता है, आपका एसिड फास्ट स्टेनिंग क्या होता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं 100%। आप देख लो प्रीवियस ईयर के पेपर। डिफरेंस इन ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, टिकोइक एसिड का क्वेश्चन आया था। टिकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होता है टिकोइक एसिड, वो क्वेश्चन आया था जीपैट 2020 में। तो ऐसे क्वेश्चन माइनर क्वेश्चन आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे पढ़ो आप। स्टरलाइजेशन जो चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टरलाइजेशन में सबका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ स्टरलाइजेशन, उसके बाद जो डी वैल्यू होता है, ठीक है, डी वैल्यू होता है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में स्टरलाइजेशन वैलिडेशन, हर एक स्टरलाइजेशन वैलिडेशन के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन सा मेथड है वो इंपॉर्टेंट है। सोर्स ऑफ माइक्रोवेल एंटीबायोटिक्स, जैसे वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इम्यूनोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इम्यूनोलॉजी में जो इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन A, G, I, M, ये सब इंपॉर्टेंट है। उसमें का कौन सा किसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है सबसे, जैसे आपका इम्यूनोग्लोबिन ये होता है IgM, दैट इज अ पेंटामर एंड इट हैज हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट। जैसे मिल्क में कौन सा आता है, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है माइक्रोबायोलॉजी में से। चलिए, सब कुछ तो नहीं बोल सकता मैं इस वीडियो में। नेक्स्ट आपका सेक्शन आएगा केमिस्ट्री का, ठीक है। केमिस्ट्री में क्या क्या आएगा, केमिस्ट्री में से आपको आएगा मेडिसिनल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, और कभी कभी वो क्या करते हैं कि बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन भी मेडिसिनल, मतलब बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन भी आपको केमिस्ट्री के सेक्शन में डाल देते हैं। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट है, मेडिसिनल केमिस्ट्री में सबसे पहले इसमें थोड़ा सा ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा बहुत कुछ पूछने लायक है नहीं मेडिसिनल केमिस्ट्री में। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, आपका ड्रग डिज़ाइन चैप्टर जो है, जैसे जो इंट्रोडक्टरी बुक में इंट्रोडक्शन में ही पार्ट होता है वो ड्रग डिज़ाइन, और QSAR पैरामीटर्स, इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर कौन से है, लिपोफिलिक पैरामीटर कौन से है, ये सब, उसके सॉफ्टवेयर कौन से है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सार ऑफ इंपॉर्टेंट फार्माकोफोर्स, जैसे आपका बार्बिट्रेट्स हो गया, बेंजोडाइजेपिन हो गया, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स हो गया, पेंटोइन हो गया आपका, इसके सार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे सार ऑफ पेनिसिलिन, सार ऑफ सेफलोस्पोरिन, सार ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स, ये जो मेजर ड्रग होते हैं उसका सार करना है आपको, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। उसके बाद में उसका स्ट्रक्चर याद रखना है आपको, स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग। उसके बाद में सबसे मेन पॉइंट आता है क्लासिफिकेशन। सो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अलग है आपका और केमिकल क्लासिफिकेशन अलग है, तो दोनों का ही आप अच्छे से करो, इसमें आपका बहुत सारा क्वेश्चन स्कोर हो जाता है। तो सिंथेसिस के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया आपने तो भी चलेगा, लेकिन आपको अगर करना है तो जितने भी इंपॉर्टेंट ड्रग्स है उसका ही सिंथेसिस करो। आप बोलेंगे इंपॉर्टेंट ड्रग कौन से है सर, उसका लिस्ट याद कैसे रखना है, याद रखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जैसे आपका बार्बिट्रेट हो गया, बार्बिट्रेट में पहला ड्रग कौन सा आता है आपको आता है बार्बिट्रेट में फिनोबार्बिटॉन। फिनोबार्बिटॉन का सिंथेसिस याद करो, बाकी दूसरे ड्रग की जरूरत नहीं। बेंजोडाइजेपिन में क्या आता है आपका कि डायज़ेपिम का करो सिंथेसिस।
जैसे ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट में क्या आता है, इमिप्रामाइन का करो। वैसे जो जितना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही करो। जैसे आपका एंटीसाइकोटिक में कौन सा ड्रग है, क्लोरप्रोमाजिन का करो सिंथेसिस, बाकी का इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलो देख लेते हैं नेक्स्ट केमिस्ट्री में का कौन सा सब्जेक्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, जैसे आपका कार्बोकेटाइन हो गया, कार्बन आयन हो गया, फ्री रेडिकल हो गया। तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड देयर स्टेबिलिटी, कि प्राइमरी ज़्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल है, टर्शियरी ज़्यादा स्टेबल है, ये कौन सा कितना स्टेबिलिटी है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद SN1 SN2 रिएक्शन, E1 E2 रिएक्शन, ये जो 4 रिएक्शन है उसके ऊपर 100% क्वेश्चन आता है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख लो, लास्ट आई थिंक 2020 में क्वेश्चन आया था, वाल्डन इन्वर्जन, हर बार वो क्वेश्चन आता है। SN2 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन में मतलब SN1 में इन्वर्जन होता है या नहीं होता है, SN2 में इन्वर्जन होता है नहीं होता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इन्वर्जन होता है आपका SN2 में, SN1 में क्या होता है 50% रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, ये सब याद रखना है। उसके बाद जनरल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी करना है आपको, अल्केन अल्कीन्स। देन रीअरेंजमेंट रिएक्शन इज इम्पोर्टेंट, जितने आपके सिलेबस में दिया है, जैसे फिनोकॉल फिनाकोन हो गया, बेंजिलिक एसिड रिअरेंजमेंट हो गया, हॉपकिन कोल रिअरेंजमेंट हो गया। तो जितना जितना इंपॉर्टेंट है, क्लेजन कंडेंसेशन हो गया, तो उतने ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन करो। तो सारा का सारा मत पढ़ते बैठो, सारा के सारा पढ़ते बैठोगे तो आपका जीपेट का स्टडी ही नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड आता है, वो इंपॉर्टेंट है, उसका किसका बेसिसिटी कितना है, किसका कम है। ठीक है, आपको वो इंपॉर्टेंट आना चाहिए। स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो, उसमें क्या अब देखो जीपेट 21 में क्वेश्चन आया था, पोजिशनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, ये इसके बारे में क्वेश्चन आता है। ENZ नोमेनक्लेचर, ENZ नोमेनक्लेचर, RNS नोमेनक्लेचर, उसके रूल्स, ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, कौन सा स्टेबल है कौन सा नहीं है, एक्सियल होगा तो क्या होगा, इक्वेटोरियल होगा तो क्या होगा ग्रुप्स का, तो कौन सा स्टेबल होगा, ये इंपॉर्टेंट। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कम आपको 6 या 7 क्वेश्चन तो फिक्स आने ही आने। अभी आते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में आपका ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है वॉल्यूमेट्रिक में, जैसे आपका एसिड बेस टाइट्रेशन हो गया, नॉन एक्वियस टाइट्रेशन हो गया, कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक हो गया। ठीक है, ग्रेविमेट्रिक, आयोडोमेट्री एंड आयोडोमेट्री, स्टेरियोमेट्रिक टाइट्रेशन, डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन। तो इसका सबसे मेन ये थ्योरी जो है थ्योरेटिकल बेसिस, वो याद करो। उसके बाद जो लेविज थ्योरी ऑफ एसिड बेस, उसका लोरी बॉन्स्टेड थ्योरी क्या है, अर्नियस थ्योरी क्या है, ये थ्योरी इंपॉर्टेंट याद रखो आप, उसके बारे में क्वेश्चन आता है। उसके बाद इंडिकेटर्स, आपकी जो इंडिकेटर्स होता है, इंडिकेटर्स कि कौन से इंडिकेटर होते हैं, आप देखो कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक इंडिकेटर जो है, कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री में मेटालोक्रोमेटिक इंडिकेटर यूज करते हैं, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट आई थिंक 2020 में। तो इसके बारे में क्वेश्चन आता है, तो इसका एक शॉर्ट में आप रिवाइज कर सकते हो, कोई भी बुक ले लो आप, सब कुछ पढ़ते मत बैठो, जितना इंपॉर्टेंट पार्ट है उतना ही पढ़ो, जैसे मैंने बोला है। उसके बाद में स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपका UV, IR, मास, NMR इंपॉर्टेंट है, UV, IR, मास, NMR। ये अगर आपके पास टाइम नहीं है सब पढ़ने के लिए तो मेरा बुक है, उस बुक में से भी पढ़ लो, आपका हो जाएगा। उस बुक में सब इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई है। ठीक है, उसके बाद क्रोमेटोग्राफी लाइक पेपर क्रोमेटोग्राफी, HPLC, HPTLC, GC, ये सब इंपॉर्टेंट है। उसका थ्योरेटिकल बेसिस इंपॉर्टेंट है, कौन सा रिवर्स फेज है, कौन सा नॉर्मल फेज है, ये सब इसके बारे में ही पूछ लेते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर। तो नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका कोग्नोसी का, ठीक है, फार्माकोग्नोसी के, उसमें से आएंगे आपको 11 क्वेश्चंस, 11 क्वेश्चंस। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, आपका जनरल फार्माकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या है आपका लीप कांस्टेंट है, जैसे स्टोमेटल इंडेक्स हो गया, आपका पैरासाइट रेशियो हो गया, वो उसका डेफिनेशन क्या है उसका, वो इंपॉर्टेंट। टाइप ऑफ स्टोमेटा इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, आपका जो टाइप ऑफ ट्राइकम्स होता है, कौन से प्लांट में कितने टाइप के ट्राइकम्स होते हैं, अभी इसके बारे में डिटेल में तो नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि उतना टाइम भी नहीं है अपने पास। आपको वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद में ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो होता है, आयुर्वेदा होता है आपका होम्योपैथी होता है आपका। ठीक है, आपका होम्योपैथी, आयुर्वेदा, अमाची होता है, आपका सिद्धा सिस्टम होता है, कि हर एक सिस्टम के पीछे क्या लॉ है उसके बारे में। कि आप जीपैट 2020 में आई थिंक होम्योपैथी के बारे में क्वेश्चन पूछा था। C.A. सिडलर इज हु कॉइन्ड द टर्म फार्माकोग्नोसी, C.A. सिडलर, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो WHO स्टैंडर्डाइजेशन पैरामीटर, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग, उसके पैरामीटर कितने हैं, वो पैरामीटर के बारे में आपको पढ़ना चाहिए।
डिफरेंट वैल्यूज एंड डेफिनेशंस वो इंपॉर्टेंट है, वो भी पढ़ना चाहिए आपको। उसके बाद में हर एक जो होता है अल्कोलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड, टैनिन्स, टर्पेनॉइड्स, वोलेटाइल ऑयल, उसका सब बेसिक पढ़ना है आपको। बेसिक, उसका डेफिनेशंस, उसका क्लासिफिकेशन, उसके आइडेंटिफिकेशन, टेस्ट। इंडिविजुअल ड्रग में क्या पढ़ना है आपको? इंडिविजुअल ड्रग में आपको उसका बायोलॉजिकल सोर्स पढ़ना है, उसका सिनोनिम पढ़ना है, उसका केमिकल कांस्टेंट पढ़ना है, ठीक है, उसका केमिकल टेस्ट पढ़ना है, यूजेस पढ़ना है, आइडल ड्रग्स पढ़ना है। ज़्यादा मैं टाइम के लिमिट होने की वजह से ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन ये इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट सेक्शन मतलब आपका सेक्शन नंबर 5, उसमें से आएंगे आपको, इसमें आता है आपका जूरिस्प्रूडेंस। तो जूरिस्प्रूडेंस में क्या इंपॉर्टेंट है? जूरिस्प्रूडेंस में जितने भी एक्ट है वो एक्ट का इनएक्ट कब हुआ है उसका ईयर मालूम होना चाहिए आपको। जैसे फार्मेसी एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक एक्ट, मेडिसिनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, मेडिसिनल टॉयलेट प्रिपरेशन, ये सब इंपॉर्टेंट। डीपीसीओ एक्ट, इसका कब पास हुआ है, ये कौन से ईयर में पास हुआ है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। अभी फार्मेसी एक्ट में और क्या इंपॉर्टेंट है? फार्मेसी एक्ट में आपका एजुकेशन रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में काउंसिल, स्टेट फार्मेसी काउंसिल, सेंट्रल काउंसिल, उसके मेंबर्स, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, उसके मेंबर्स इंपॉर्टेंट है। एक से ऑफिशियल मेंबर कौन सा है, कौन से इलेक्टेड है, कौन से नॉमिनेटेड है, ठीक है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बहुत ही बड़ा चैप्टर है, उसमें का बहुत सारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे शेड्यूल्स हो गए आपके, शेड्यूल तो आपको बाय हार्ट याद करना ही पड़ेगा। व्हाट इज मीन बाय शेड्यूल एक्स, व्हाट इज मीन बाय शेड्यूल बी, व्हाट इज मीन बाय शेड्यूल सी, ये सब आना चाहिए आपको। उसके बाद में उसके नंबर ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स कितने हैं। अभी लास्ट ईयर में क्वेश्चन आया था ड्रग इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट कौन से सेक्शन के अंडर होता है, तो सेक्शन नंबर 21। तो वो सब इंपॉर्टेंट है। वैसा ही पढ़ो आप कि गवर्नमेंट एनालिस्ट का अपॉइंटमेंट कौन से सेक्शन के अंडर होता है, ड्रग इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट कौन से सेक्शन के अंडर होता है, अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ये सब पढ़ना है। एनडीपीएस एक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका पेनल्टी इंपॉर्टेंट है। मतलब हर एक एक्ट का ईयर, ऑब्जेक्टिव एंड पेनल्टी, ये तो आपको बाय हार्ट होना ही चाहिए। 21 में क्वेश्चन आया था पेनल्टी फॉर नार्कोटिक, उसके रिगार्डिंग नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग के रिगार्डिंग। ये सिंपल होते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। रिकॉर्ड होता है वो कहाँ पे रखते हैं? इन कस्टडी ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, इसके कस्टडी में होता है, तो ओनर ऑफ द प्लेस, इसके बारे में क्वेश्चन आ चुका है। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आप डेफिनेशंस होते हैं, जैसे अडल्ट्रेटेड ड्रग, मिस ब्रांडेड ड्रग, उसके बाद स्पूरियस ड्रग, उसका डेफिनेशन हर बार आता है, उसको एक बार देख लो। मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें है उसके पढ़ो, गधे जैसे पढ़ो मत। अगर गधे जैसे पढ़ोगे तो कुछ हाथ नहीं आने वाला, ठीक है। और फालतू क्लासेस के चक्कर में पढ़ो मत, क्लासेस के चक्कर में पढ़ो ही मत, टेस्ट सीरीज के भी चक्कर में मत पढ़ो। टेस्ट सीरीज कब देते हैं? टेस्ट कब देते हैं आप? जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो, जब आपका स्टडी हो गया, तब वो आप टेस्ट दे सकते हो। आप पहले ही टेस्ट सीरीज लगा लेते हो, मेरे को जीपैट करना है तो टेस्ट सीरीज लगाए। अरे आपका स्टडी ही नहीं हुआ है तो आप जीपैट का टेस्ट सीरीज लगा क्या करोगे? क्या तीर मारोगे? नहीं मार सकते। आपको स्टडी करना पड़ेगा पहले, फिर बाद में आप, हाँ टेस्ट भी इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन कब? स्टडी होने के बाद, टू इवेल्युएट योरसेल्फ। उसके बाद आता है आपका इस सेक्शन में हॉस्पिटल फार्मेसी ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट। इसमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, ये किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा। अगर जिसको करना है तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लाइक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन, बेडलार क्या होता है, ये टाइप के। हॉस्पिटल कितना, हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन कैसा होता है, हॉस्पिटल नंबर ऑफ बेड्स इन हॉस्पिटल, उसके रिक्वायर्ड पेशेंट, उसके रिक्वायर्ड फार्मासिस्ट कितना है। मतलब अगर 100 बेड का हॉस्पिटल है तो उसके ऊपर कितना फार्मासिस्ट होना चाहिए। फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट का, जैसे चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, होलसेल, रिटेल, स्टॉकिस्ट, सुपर स्टॉकिस्ट, ये सब इसका रोल क्या है। देन सेल्स प्रमोशन एंड सम पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। सो ये किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलता है। नेक्स्ट आता है आपका माइनर में बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें ये एक इम्पोर्टेंट है, बायोटेक्नोलॉजी में क्या पॉइंट्स है कि प्लांट टिश्यू कल्चर जो है वो इम्पोर्टेंट है। टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, जैसे आपका होगा लीफ कल्चर, मेरिस्टेम कल्चर, उसके बाद आपका ओवरी कल्चर, स्टेमन कल्चर, ये सब। तो मेरिस्टेम कल्चर के बारे में क्वेश्चन आ चुका है। इट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस वायरस फ्री प्लांट। उसके बाद ट्रांसजेनिक प्लांट्स एंड ट्रांसजेनिक एनिमल, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स, कि प्लाज्मिड वेक्टर्स क्या है, कॉस्मिड वेक्टर्स क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। देखो लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था, वेक्टर में क्या क्या होना चाहिए, वेक्टर में क्या क्या होना चाहिए। वेक्टर में आपका ओराई सीक्वेंस होना चाहिए, उसमें लाइगेज होना चाहिए, ये सब चीज़ें आता है उसमें। और ओरिजिन ऑफ सीक्वेंस होना चाहिए। उसके बाद पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसके टेम्परेचर क्या है, उसके स्टेप्स क्या है। एप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो इसके बारे में भी क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट।
अभी देख लेते हैं स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए आपका। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके पेपर में कितना क्वेश्चन है, कितना सेक्शन है। आपके पेपर में आता है 5 सेक्शन, सोटिक्स, फार्माकोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉग्निशन एंड अदर सब्जेक्ट। तो जो सोटिक्स वाला पार्ट है, जो फार्माकोलॉजी वाला पार्ट है, वो तो आपको बाय हार्ट करना है। मतलब दोज 2 सेक्शंस आर वेरी कंपलसरी। ये कंपलसरी होता है पहले 2 सेक्शन। अभी जो बाकी के 3 है, केमिस्ट्री, कॉग्निशन एंड अदर सब्जेक्ट, उसमें अगर आपको करना है तो तीनों भी कर सकते हैं, दैट इज वेल एंड गुड। अगर एक आधा छोड़ना है तो छोड़ सकते हो, कौन सा भी छोड़ सकते हो, लेकिन छोड़ने की बात मत करो, पकड़ने की बात करो, ठीक है। तो आउट ऑफ 5 फर्स्ट 2 आर कंपलसरी एंड आउट ऑफ लास्ट 3 यू हैव चॉइस ऑफ एनी 2 सेक्शन। ये क्या स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन मैं मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ आपको, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सके कि आप गधे जैसे पढ़ो मत, जितना इंपॉर्टेंट पार्ट है उतना ही पढ़ो। आप कुछ भी नहीं किया, आपने कोई क्लास नहीं लगाया, आपने किसी की टेस्ट सीरीज नहीं ली, फिर भी आप क्वालिफाई कर सकते हो अगर ये पॉइंट के ऊपर आपने फोकस किया तो। अभी कौन से बुक्स होते हैं जीपैट के लिए, कौन से बुक्स आपको पढ़ना चाहिए जीपैट के लिए, ठीक है। अभी जो पॉइंट्स बोले मैंने, हर एक सब्जेक्ट में कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, कितने चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये आप 2 तरीके से पढ़ सकते हो। आपके पास 2 ऑप्शन है। अभी पहला ऑप्शन है यू कैन रीड ईच एंड एवरीथिंग, जो मैंने बोला है वो रेफरेंस बुक में से पढ़ लो, ठीक है। एक चॉइस वो है। अगर वो आपको नहीं करना है, दूसरा चॉइस है आपको फंडामेंटल्स ऑफ जीपैट वॉल्यूम फर्स्ट, फंडामेंटल्स ऑफ जीपैट नाइपर DI फार्मासिस्ट वॉल्यूम फर्स्ट। ये बुक ले लो, इस बुक में सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दिए वाली है। ये बुक पढ़ लो 2 या 3 बार, आपका जीपैट 100% निकल जाएगा। 900 पन्ने का बुक है ये फंडामेंटल्स ऑफ जीपैट। दूसरा एक बुक है मेरा जीपैट क्रैकर अचीवर, ठीक है। जीपैट क्रैकर अचीवर, ये बुक भी MCQ ओरिएंटेड है, इसमें सिर्फ MCQ है और वो भी पढ़ सकते हो। दोनों बुक पढ़ लो आप 2 या 3 बार, आपका जीपैट 100% निकल जाएगा। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, इससे नहीं कहता हूँ, मैं खुद 5 बार क्वालिफाई हो जीपैट, और जो बंदा 5 बार क्वालिफाई करके उसने कुछ दिया है बुक में, तो वो कितना इंपॉर्टेंट होगा कितना नहीं होगा वो आप ही सोच लोगे। तो ये 2 ऑप्शन है, एक तो थरली आप रेफरेंस बुक में से पढ़ लो जो पॉइंट्स बोला है वो, नहीं तो फिर आप मेरे बुक में से पढ़ लो, ठीक है। ये बुक आपको क्वालिफाई करवा देगा 100%। कि फार्मास्यूटिक्स वाला पार्ट जो है आपको 15 डेज में कंप्लीट करना है। मतलब सब कुछ PE, PP, आपका डिस्पेंसिंग, बायो फार्मास्यूटिक्स, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, ये सब आपको 15 दिन में क्लियर करना है। 15 दिन में क्लियर करना है तो क्या करो, मॉर्निंग में कम से कम 3 आवर्स स्टडी करो। मॉर्निंग में पढ़ो सब टॉपिक्स के बारे में, उसका इन्फॉर्मेशन, और इवनिंग में ऑनलाइन टेस्ट वगैरह है कहीं पे तो वो अटेम्प्ट करो। मोस्ट ऑफ द टाइम फ्री में बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट होते हैं। फार्माकोलॉजी का 15 डेज में आप लोग आपको कंप्लीट करना है। सेम पैटर्न, मॉर्निंग में आपको स्टडी करना है। आइडियली टाइम क्या है, 5 से लेके 8 तक। थोड़ा सा जल्दी उठो, अभी आजकल ठंडी के दिन है, नहीं उठ पाते आप बहुत सारे लोग। ये 2 महीने की मेहनत आपको आपके लाइफ में आपको 2 साल आगे लेके जाएंगी। अगर आपने जीपैट क्वालिफाई किया तो आप 2 साल आगे चले जाओगे। 2 महीने की मेहनत 2 साल आगे जाओगे। तो आपको डिसाइड करना है क्या करना है क्या नहीं करना। कॉग्निशन आपको 10 दिन में करना है। 10 दिन में क्या करो, मॉर्निंग में पढ़ो उसको, इवनिंग में क्या करो, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। केमिस्ट्री आपको 15 दिन में करना है। 15 दिन में क्या करना है, मॉर्निंग में केमिस्ट्री के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले वो उसको पढ़ो, दोपहर में उसका क्या करो, इवनिंग में क्या करो, उसका MCQ सॉल्व करो। बाकी के अदर सब्जेक्ट का भी वैसा ही, मॉर्निंग में पढ़ो, इवनिंग में उसका MCQ सॉल्व करो, ठीक है। इसके बाद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, यू हैव टू रीड। आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, जो भी बुक्स है आपके पास उसमें के जो चार्ट्स है, जो टेबल्स है, समरी है, डेफिनेशंस है, वो सब पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको रेफरेंस बुक में से नहीं पढ़ना है, आंख बंद करके मेरा ये फंडामेंटल्स ऑफ जीपैट जो बुक है, अभी ये 2nd एडिशन है बुक का, तो इसको ऑर्डर कर लो और आप 100% क्वालिफाई हो सकते हो इसको अगर पढ़ लिया आपने, ठीक है। तो मेरे 2 बुक है वैसे, फंडामेंटल्स ऑफ जीपैट एक है और जीपैट क्रैकर अचीवर एक है। दोनों भी बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको 2 या 3 बार अच्छे से पढ़ लो, आपका जीपैट 100% निकल जाएगा। दोनों बुक्स है मेरे, तो ये दोनों बुक के बारे में यहाँ पे मेरे नंबर्स भी मेंशन किए हैं। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कैसे परचेज करना है, क्या करना है। इसके ऊपर फोकस करो, इतने पॉइंट्स के ऊपर फोकस करो, आपका जीपैट इजीली आपका क्लियर हो जाएगा, आपका जीपैट, ठीक है। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर ऐसे वीडियो और आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में या फिर आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं उसको और भी इफेक्टिवली आपको वीडियोस बना के, आपको किसी क्लास की ज़रूरत नहीं है, कोई भी क्लास करने की। जीपैट आप 100% सेल्फ स्टडी करके आप प्रिपेयर कर सकते हो। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, अगर इन पॉइंट पे अगर आपने फोकस किया, मैंने जो बोला है वो पॉइंट्स अगर आपने
फोकस किए 2 महीने में तो आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। यू कैन इजीली क्रैक योर जीपैट इन 75 days।